हम पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में जो है क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? हमने देख लिया नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और उसके बाद से हमने ये भी देख लिया कि नर युग्मक क्या है, यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। और आज हमें क्या करना है? अंडाणु का निर्माण करना है। यानी हम शुक्राणु का निर्माण कर लिए हैं, अब अंडाणु का निर्माण करेंगे और फिर इन दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलाएंगे, यानी उसको निषेचन करेंगे और निषेचन करके लास्ट में क्या करेंगे? एक अपने जैसे संतान पैदा करेंगे और पैदा करने के बाद से फिर मिठाई बांटेंगे और ये चैप्टर खत्म। ठीक है ना? क्योंकि लंबा चल भी गया। देखते हैं आज हम अंडाणु का निर्माण कराने जा रहे हैं, यानी अंड जनन कैसे होता है। पहले हम समझें कि अंड जनन कैसे होता है, यानी अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने देखा कि नर में जो है शुक्राणु का निर्माण कब से स्टार्ट हो रहा था, वैसे जो है मादा में भी क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो अक्सर जो है हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मादा में अंडाणु का निर्माण जब जो है वो क्या होती है, यौनावस्था में आती हैं लड़कियां, तब क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसमें लिखा गया है ओजेनेसिस, यानी ये ओजेनेसिस कब से स्टार्ट होता है? तो भ्रूणी अवस्था में प्रारंभ होता है। कब होता है? भ्रूणी अवस्था में प्रारंभ होता है, यानी उस समय ये स्टार्ट होता है। भ्रूणी अवस्था में का मतलब क्या है? जब बच्ची माँ के गर्भ में होती है, माँ के गर्भ में होती है, उसी समय से क्या होता है? ये अंड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है? किसी माँ का गर्भ है। ये क्या है? माँ का गर्भ है। इस भाग को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। और ये दोनों तरफ क्या होता है? अंडा से होता है। दोनों तरफ क्या होता है? अंडा से होता है। और इसी में आप जानते हो ओवम का क्या होता है? निर्माण होता है, और यही से आता है। और क्या कहता है? यानी ये भी ओवरी है और ये भी क्या है? ओवरी है। क्या है? हम ये बता रहे थे कि ये किसी माँ का क्या है? गर्भाशय। किसका है? माँ का गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर बताया गया है, आप लोग बताया जा रहा है कि एक, यानी यहां पर जो है अपरा के अंदर ये बताया जा रहा है कि मान लिया ये कोई माँ का क्या है? गर्भ है। इसके अपरा के अंदर एक नन्ही मुन्नी हंसती खिलती क्या है? बच्ची पल रही है। कहाँ पल रही है? चलो यहाँ बना लेते हैं, हंसती खिलती क्या है? बच्ची है। ठीक है। और ये इसके कुछ घुंघराले क्या हैं? बाल हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं, केवल हमने क्या कर दिया? मान लिया। अब ये कहाँ पे है? अपरा के अंदर पल रही है। तो जब ये अपने माँ के गर्भ में होती है, ये हंसती खिलखिलाती बच्ची, उस समय लगभग 1 माह की जब होती है, तो उसी समय उसके शरीर का क्या होता है? सृजन होता है। और उस समय उसके शरीर के अंदर भी एक क्या होता है? गर्भाशय का निर्माण होता है। तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है? गर्भाशय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये देखो। अब जब इसके गर्भाशय का निर्माण होगा बेटा, यहां जब गर्भाशय का निर्माण हो जाता है, तो आप जानते हो, आपने पढ़ा है ओवरी की संरचना के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
तो ओवरी की संरचना जो होती है, अंडाशय की जो संरचना होती है वो कितने स्तर में होती है? 3 स्तर में होती है। ये कोई क्या है? अंडाशय है और इसकी कितनी संरचना है? कितने स्तर है? 3 स्तर है। ये बाहर वाले को क्या कहता है? बाह्य उपकला कहा जाता है। और अंदर वाले को क्या कहा जाता है? जर्म उपकला कहा जाता है। ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? पुटिका होता है। ये क्या होता है? पुटिका होता है। और ये पुटिका जो होती है ये 2 भागों में होती है। ध्यान देना, पुटिकाएं कितने भाग में होती हैं? 2 भागों में होती है। यहाँ किनारे किनारे पर ऐसे गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। इस गाढ़े पदार्थ को कहा जाता है बलकुट। क्या कहता है? यानी पुटिका 2 भागों में हो जाता है। यानी इस भाग को क्या कहता है? बलकुट यानी कार्टेक्स। क्या कहता है? कार्टेक्स कहा जाता है, बलकुट। और ये जो खाली वाला भाग होता है इसको मध्यांश कहा जाता है। क्या कहता है? मध्यांश कहा जाता है। ध्यान दो, जब एक जो बच्ची अभी जन्म नहीं ली है, अपने मां के गर्भ में है, उसी गर्भ के दौरान जब बच्ची अपने मां के गर्भ में 1 माह की होती है, उस समय जो है उसके अंदर जो ओवरी का निर्माण हुआ होता है, उस ओवरी में ये इस प्रकार की संरचना होती है कि नहीं होती है? होती है। अब इसी संरचना के अंदर क्या होता है? जो ये बाह्य उपकला है, बाह्य उपकला के नीचे जो क्या होती है? जर्म उपकला होती है। इसी जर्म, ये मान लो ये कोई क्या है? जर्म उपकला है। क्या है? जर्म उपकला है। ये कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। जर्म उपकला की आकृति कैसे होती है? ऐसे होती है। इस जर्म उपकला के अंदर जो है इसमें छोटी छोटी क्या होती है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसकी निर्माण होती है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो बताया जा रहा है, ये मान लिया ये कोई क्या है? जर्म उपकला है। और इस ये क्या है? इसको ये जर्म उपकला है ना, ये उसकी संरचना है। इसको क्या कहता है? जर्म उपकला। क्या कहता है? जर्म उपकला। और इसके अंदर जर्म उपकला के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या कहता है? जर्म कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहता है? जर्म कोशिकाएं। ध्यान दो, बताया गया कि ये कोई क्या है? जर्म उपकला है। जैसे कि हमने क्या किया? ओवरी के अंदर से जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, उसके आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है? जर्म उपकला पाया जाता है। उपकला। और इस जर्म उपकला के अंदर ये जो छोटी छोटी आपको कोष्ठक दिखाई दे रही हैं, क्या है? जर्म उपकला है। और इसी जर्म उपकला के अंदर क्या पाई जाती हैं? जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जर्म उपकलाएं क्या करती हैं बेटा? यही जर्म उपकलाएं जो है जब यानी अब धीरे धीरे जो है आगे की तरफ निकल के कहाँ पहुंचती हैं? आपको क्या बताया गया था? जैसे मान लो यही जर्म उपकलाएं जो है यहाँ पे ये क्या है? ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या है? पीठिका है। और इस पीठिका के अंदर जो है, जैसे पीठिका के अंदर भी छोटी छोटी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? पीठिका कोशिका। पीठिका कोशिका। अब ये पीठिका कोशिकाएं क्या करती हैं? ध्यान रखना, ये जो है ये कोशिकाएं जो है धीरे धीरे आगे निकलती हैं। और आगे निकल के जैसे अर्धसूत्री जो उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसके आधार पे ये क्या करती हैं? अपनी संख्या का बढ़ाती हैं, गुणन करती हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से जो है एक प्रकार की ये क्या कर लेती हैं? आकृति बना लेती हैं। ऐसे यहां से भी निकल जाएंगे और निकल के क्या करेंगे? इस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे।
इस आकृति को कहा जाता है, नोट कर लेना, ये जो अपना एक समूह बनाते हैं, इस समूह को कहा जाता है अंडवाही रज्जु। क्या कहा जाता है? अंडवाही रज्जु। ध्यान दो। अब ये अंडवाही रज्जु क्या करती है बेटा? ये अंडवाही रज्जु जो है, इनमें से ही एक कोशिका क्या होती है, इसमें से कोई एक कोशिका क्या हो जाती है। ये देखो, ये जो पीठिका कोशिका है ना, ये जो है इन कोशिकाओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। लेकिन अभी यहाँ पोषण नहीं प्रदान हुआ है, इसी कोशिका में से कोई एक कोशिका क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोशिका कोई है और एक कोशिका इसमें से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इस बड़ी कोशिका का नाम दिया जाता है अंड जननी कोशिका कहा जाता है, यानी ओजेनिया कहा जाता है। जैसे मान लो हमने क्या देखा कि यहाँ से ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पर एक कोशिका क्या हुआ, देख रहे हो, इसमें से मान लो ये कोई एक कोशिका यहाँ पे क्या हो गया, निकला, और ये कोशिका निकला, जैसे ये कोशिका क्या हुआ, ये निकला, ये इस प्रकार से कोशिका क्या होगा, निकलेगा, और इन कोशिकाओं के जैसे ये निकलेगा और इसमें से एक कोशिका क्या हो जाएगा, कोई एक कोशिका यहाँ से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं ये कोशिका क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इन कोशिकाओं के ऊपर जो है, जैसे ये जो कोशिकाएं बनी है, एक रज्जु बनी है ना, जिसको क्या कहा गया, अंडवाही रज्जु। इस अंडवाही रज्जु के ऊपर जो इसके अंदर पीठिका कोशिकाएं होती हैं, वो पीठिका कोशिका आकर क्या होती हैं, इस प्रकार से जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। देख रहे हो ना, इन्होंने पोषण पाया, पोषण होकर क्या किया, अब इसमें से एक क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस बड़े वाले को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इस बड़ी कोशिका को हम क्या नाम देते हैं, अंड जननी कोशिका कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा ओजेनिया। ठीक है। अब सबसे पहले यहां तक की बात समझ में आई। देखो एक बार समझाते हैं, इसको आप समझो। हमने क्या बताया कि जब अंड जनन कब से प्रारंभ होता है, तो अंड जनन प्रारंभ की क्रिया जो है करें, अभी माँ के गर्भ में हम रहते हैं, हमारे यानी बच्चियों का जन्म नहीं हुआ होता है, इस दुनिया में नहीं आई होती है, तभी उसके जो है अंडाशय के अंदर क्या बनने लगता है, अंड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लगभग जब ये एक जो यानी भूरी अवस्था में 1 मंथ की रहती है, तो 1 मंथ में या 10 दिन से लेकर 1 मंथ के बीच में जो है उसके अंडाशय में, एक अंडाशय के अंदर जो है लगभग 1500 क्या बन जाती हैं, 1500 अंड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये किसमें होता है, एक यानी एक अंडाशय में होता है। और कितने अंडाशय पाए जाते हैं, डबल अंडाशय पाए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इनकी संख्या जो है बढ़ती जाती है और लगभग जो है वह 5 महीने की होती है बच्ची, उस समय उसके शरीर के अंदर जो है इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 3 मिलियन। यानी एक अंडे में दोनों में कितना हो जाएगा, 6 मिलियन। और 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो यानी कितने लाख हो गए, 30-30 60 लाख हो गए। अब आप सुनो, जब ये 5 से 7 माह की होगी, उस समय जो है इनकी संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, 7 मिलियन हो जाता है। कितना होता है, 7 मिलियन। अब 7 मिलियन को जोड़ लो तो कितना हो गया, 70 लाख। और 70 यानी 140 लाख हो गया दोनों को मिलाकर। इस प्रकार से इसमें संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती है। लेकिन जब 6 माह के बाद से ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब उनमें क्या होता है, बढ़ने के बजाय घटने लगता है। बताएंगे कैसे होता है। सबसे पहले एक बार इसको समझते हैं। बताया गया कि जब कोई बच्ची जो है अपने माँ के गर्भ में होती है, जब अभी उसके शरीर का सृजन हो रहा होता है, 1 माह का भ्रूण अवस्था होता है। जैसे हमने क्या बताया कि मान लिया ये कोई हंसती खिलखिलाती एक छोटी सी नन्ही मुन्नी क्या है, बच्ची है, और इसने क्या किया, अपने माँ के गर्भ में
उसके भी शरीर के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, गर्भाशय का निर्माण हो रहा है। उसमें ओवरी क्या हो रहा है, बना हुआ है। उस ओवरी में लगभग एक ही माह के अंदर जो है एक ओवरी में 1500 अंड का निर्माण होना शुरू हो गया। बताया गया ये कैसे होता है, तो भाई सीधी सी बात है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि महिला की जो क्या होती है, ओवरी होती है, अंडाशय होती है, उसकी आंतरिक संरचना को देखा था कि वह आंतरिक संरचना कितने स्तरों में पाई जाती है, 3 स्तरों में पाई जाती है। और जो ये 3 स्तर होते हैं बेटा, पहला क्या होता है, बाह्य उपकला होता है, उसके नीचे क्या होता है, जर्म उपकला होता है। जो जर्म उपकला होता है, उसी जर्म उपकला के अंदर, ये हमने जर्म उपकला बनाया है, इसी जर्म उपकला के अंदर जो है ये उसके अंदर ये क्या है, ये वाला जो है, जो ये खाने दिखाई दे रहे हैं क्या है, जर्म उपकला है, और उसके अंदर छोटी छोटी क्या दिखाई दे रही हैं, कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है, संख्या इनकी कम नहीं होती है। मैंने छोटा बनाया तो इसका मतलब ये नहीं समझ रहा है कि ये 4-5 बनाया है तो इतना ही है, ऐसा नहीं है, ये इनकी संख्या बहुत होती है, ठीक ना। अब ये क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि जो अंडाशय होता है, जो उसका आंतरिक भाग होता है, उसको पिटका कहा जाता है, और पिटका 2 भागों में बटा होता है। एक क्या होता है, बलकुट होता है, दूसरा क्या होता है, मध्यांश होता है। इस जो ये बलकुट है, यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीठिका कोशिका कहते हैं। इसके बाद से बताया गया था, ये जो जर्म कोशिकाएं हैं, ये धीरे धीरे निकलती हैं और निकल के क्या होती हैं, पीठिका की जो क्या है, बलकुट भाग है, उसमें पहुंचकर और अपनी संख्या को क्या करने लगती हैं, बढ़ाने लगती हैं, और संख्या बढ़ाकर एक समूह बना लेती हैं, जो एक धागे नुमा संरचना में क्या होते हैं, बनके तैयार हो जाते हैं, जिससे क्या कहा जाता है, अंडवाही रज्जु। अब इनकी ये जो धागे नुमा संरचना होता है, ये लाखों में होता है, कम में नहीं होता है। अब उसमें जो होता है, मान लिया कि ये कोई क्या है, हमने क्या बताया कि कोई एक जो है ये अंडवाही रज्जु है, और अंडवाही रज्जु जब क्या होता है, उसमें से एक जो कोई मध्य वाला कोशिका होता है, वह अपनी आकृति में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। तो उस बढ़े हुए जो क्या होता है, ये कोशिका होती है, उससे हम क्या कहते हैं, अंड जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जननी कहते हैं। अब देखेंगे कि ये जो अंड जननी है बेटा, इनको जो है, अब ऐसे बहुत सारे अंड जननी का इसमें निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको एक बड़ा फिगर के मान, देखो जैसे मान लिया एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर ये क्या है, ये आंतरिक संरचना आप देख रहे हो ना, इसके अंदर जो है छोटी छोटी क्या होती है, जैसे बड़ी कोशिकाएं बनी, ये क्या बन गई, एक बड़ी कोशिका ऐसे बन गई, और इस बड़ी कोशिका के अंदर कौन, जो इसके अंदर क्या थे, पीठिका कोशिका थे, इनके ऊपर आकर अपना क्या करते हैं, एक स्तर का इस तरह से निर्माण करते हैं। देख रहे हो ना, ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे क्या करते हैं, इस प्रकार के निर्माण हो जाता है। तो जो ये बड़ी कोशिका बनी बेटा, ये देख रहे हो ना, ये जो बड़ी कोशिका का निर्माण हुआ, इस बड़ी वाली कोशिका का नाम जो है, इसका जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है प्राथमिक अंडक कहा जाता है। इसको क्या कहता है, प्राथमिक अंडक। और इस वाले भाग को कहा जाता है, ये क्या है, ये क्या है, यह पीठिका कोशिका। और ये जो पूरी संरचना बन रही है, इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राथमिक पुट्टिका। क्या कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है, लिख लेना। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी पीठिका कोशिका को कहा जाता है
स्ट्रोमा सेल क्या कहता है? चश्मा के बिना मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। इसको क्या कहता है? प्राइमरी फोलिकल। इसको क्या कहता है? प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, तो ये आपने यहां देख लिया। अब हमने ये चीज देख लिया कि ये प्राथमिक गुटका हम यहां बन गया। अब प्राथमिक गुटका जो बना, अब इसमें होता क्या बेटा, ये प्राथमिक गुटका को एक को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के देखते हैं। जब इसे जो अंडाणु का निर्माण होता है, पहला तो आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे प्राथमिक अंडक का निर्माण होना शुरू हो गया। जब वो क्या बना, जब अंडाणु जो है अपने आप को क्या किया, वृद्धि किया। अब चूंकि ये यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे अर्ध यानी समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री के बाद से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद से अब धीरे धीरे इनकी संख्याओं में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो ये जब 1 माह की बच्ची थी, कितने, 1 मंथ की थी, तब ये क्रिया क्या हुआ था, 1 मंथ में जो थी ये 1500 क्या हुआ था, अंडाणु का निर्माण हुआ था। और इसी समय ये प्राथमिक अंडक का क्या हो गया था, निर्माण। अब देखते हैं इसमें से किसी एक को हम निकाल कर बाहर क्या करते हैं, देखते हैं। जब इसमें से किसी एक को बाहर निकाला जाता है, उसे देखा जाता है, तो ये हमें जो है इस प्रकार की आकृति क्या होती है, दिखाई देती है। ये हमने क्या किया, प्राथमिक अंडक को निकाला ना, तो ये क्या है, प्राथमिक अंडक है। और ये प्राथमिक अंडक कैसे होती है बेटा, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित का मतलब 2n। ये प्राथमिक अंडक है। और इस प्राथमिक अंडक के ऊपर अस्तर किसका होता है, थोड़ा इसे गोला बनाते हैं, थोड़ा चपटा हो गया। पीठिका कोशिका का क्या होता है, आवरण। अब यानी ये कई चरणों में ये प्रक्रियाएं संभव होती हैं। तो ये पहला हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हमने क्या किया, एक यानी ये कैसे बनते हैं, तो पहला चरण देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि एक निम्न चरणों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये मान लिया पहला चरण है। और इसमें इसको क्या कहा जाएगा बेटा, ये क्या है, ये क्या है, प्राथमिक अंडक है। और ये क्या है, ये क्या है, पीठिका कोशिका। और इस पूरी संरचना को क्या कहा गया है, अरे इसमें से एक को निकाला गया है ना, तो ये इसको क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक अंडक है ये। और ये क्या है, पीठिका कोशिका है। और ये पूरे भाग को क्या कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, प्राथमिक पुटिका कहा गया है। ये मान लेते हैं ये पहला चरण है। ये क्या हुआ है, पहले चरण में हुआ है। अब जब दूसरा चरण आता है तब प्रक्रिया क्या होती है, दूसरे चरण में इसे मिटाते हैं बेटा, ठीक है ना। हमने इसी को निकाल के क्या किया है, यहाँ देखा है, तो पहले चरण में हमको इस तरह से दिखाई दिया है। अब दूसरे चरण में देखते हैं क्या होता है। जब दूसरे चरण में आप आओगे, ये आप देख रहे हो, अब दूसरे चरण में क्या होता है, जो ये प्रथम अंडक है, ये प्रथम अंडक क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रकार का तरल पदार्थ का स्राव करते हैं। और तरल पदार्थ के स्राव करने से उनके ऊपर एक झिल्ली के आवरण का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी अब हम देखते हैं ये सेकंड चरण। अब क्या देखते हैं, इसका सेकंड चरण। इसमें क्या होता है बेटा, बताया गया कि ये क्या है, ये आपका हो गया प्राथमिक अंडक हो गया। और इसके ऊपर क्या होता है, एक जो है आवरण का निर्माण होता है, एक झिल्ली के आवरण क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ये रहा झिल्ली का आवरण। इसे थोड़ा सा पेंट कर देते हैं।
प्राथमिक जो अंडक होता है, यही अंडक जो है एक तरल पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है। तो ये जो स्राव करता है, तो इससे जो है एक लेयर का क्या होता है, निर्माण होता है, और इस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्या नाम होता है, जोना पेलुसिडा। इसे क्या कहता है, जोना पेलुसिडा। और ये क्या है जी, प्राइमरी। अब यहां पर क्या होगा, यानी पहले चरण में आपने देखा अंडक के ऊपर कौन आ रहे थे, पीठिका कोशिकाएं आ जा रही थी। बाद में इसने अंडक ने क्या कर लिया, अपने ऊपर एक आवरण का निर्माण कर लिया। वह आवरण किसका था, जोना पेलुसिडा का था। और ये जोना पेलुसिडा के ऊपर फिर क्या होता है, पुनः जो है इनके ऊपर जो है ये पीठिका कोशिकाएं का क्या हो जाता है, अस्तर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये प्राथमिक अंडक है, और ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। और ये क्या है, इनको क्या कहता है, पीठिका कोशिका को क्या कहता है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये रहा दूसरा चरण। यानी पहले चरण में क्या होता है बेटा, ये अंडक और उनके ऊपर कौन आ जाते हैं, पीठिका कोशिका आती है दूसरे स्तर में, यानी इसको क्या कहता है, प्राथमिक पीठिका कहा जाता है। जब दूसरा स्तर तैयार होता है तो दूसरे चरण में क्या होता है कि जो अंडाणु है, जो अंडक है, अंडक के ऊपर एक क्या होता है, आवरण का निर्माण होता है। वो आवरण किसका होता है, जोना पेलुसिडा का होता है। और उसके ऊपर पुनः क्या आते हैं, क्या आते हैं, पीठिका कोशिका जाते हैं। लगभग जब क्या होता है, 5 माह के गर्भकाल के दौरान ये प्राथमिक पीठिकाओं की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इस समय तक तो इनकी संख्या कितनी थी, 1500 थी। कितना थी, 1500। और जब ये 5 से 6 माह के हो जाते हैं, लगभग 5 माह के जब ये गर्भकाल के दौरान होते हैं, तो इन पीठिकाओं की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ती जाती है। जो लगभग बताया गया है कि एक अंडाशय में 3 मिलियन तक हो जाती है। एक अंडाशय में कितनी हो जाती है, 3 मिलियन तक हो जाती है। और पुनः जब ये बच्ची कितने माह की हो जाती है, 5 से जब 6वें मंथ में पहुंचती है, तो उस समय इसकी संख्या बढ़ के 5 से 7 मिलियन हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 से 7 मिलियन हो जाता है। क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। बताया गया कि यहां तक तो जब ये थी बच्ची, ये 1 मंथ की थी, तो ये प्रक्रिया चल रहा था। और 1 मंथ में कितना बन रहा था, 1 मंथ में बन रहा था 1500। ये किसमें, एक अंडाशय में बन रहा था। और ये लगभग कब तक ये प्रक्रिया, और यहां से लेकर ये प्रक्रिया कब तक चला, कितने माह तक चला, मान लीजिए 5 माह तक चला। 5 माह तक इनकी संख्या जो है 1500 से ऊपर कुछ बढ़ती रही। लेकिन जैसे बच्ची कितने माह की हो गई, 5 माह के, तो उस समय सीधे इनकी संख्या बढ़ के क्या हो गई, एक ओवरी में जो है, एक ओवरी में इनकी संख्या कितनी हो गई, एक ओवरी में इनकी संख्या कितनी हो गई, ये हो गया 3 मिलियन हो गया। ठीक है ना, यानी लगभग 30 लाख के आसपास हो गया। अब फिर ये बच्ची कब बढ़ रही है, अब 6ठे मंथ में जा रही है। ये किस मंथ की कहानी है, ये 5 मंथ की कहानी है। और जब ये 6 मंथ में जा रही है, तब क्या हो रहा है, अब इनकी संख्या फिर बढ़ रही है। यानी इस ओवरी के अंदर जो है, जो 3 मिलियन था, अब ये 3 मिलियन से बढ़ के 5 से 7 मिलियन हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 5 से 7 मिलियन। अब ये कैसे बढ़ेगा, तो इसका बढ़ने का जो है सबसे मुख्य कारण क्या है, तो वह है कोशिका का विभाजन। उसका मुख्य कारण क्या है, इनकी संख्याओं का बढ़ने का मुख्य जो है
कारण कौन है? ये संख्या कैसे बढ़ रही है? अपने आप बढ़ रही है? नहीं, कोई ना कोई इन्हें बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इन्हें बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोशिका। ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोशिका विभाजन कैसे होता है। मिटाई से तो इनका कोशिका विभाजन कैसे होता है, तब मैं अर्धसूत्री विभाजन बताता हूँ। पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये बताया जा रहा है कि इनकी विभाजन कैसे होती है। तो ये 2n कोशिका होती है, क्या होती है? ऐसे कोशिका होती है ना इसकी। अब आपको जैसे जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, तो जो नर जन्म कोशिकाएं थी उनमें विभाजन कैसे हो रहा था? पहले समसूत्री विभाजन हो रहा था। तो इसमें भी क्या होगा? सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री का विभाजन का मतलब क्या होता है? जो उनका आनुवांशिक लक्षण होता है वो समान दूसरे में जाते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होती है। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2n ही क्या रहेगा? कोशिका रहेगा। और ये भी क्या रहेगा? 2n। लेकिन ये 2n तो रहेगा, लेकिन ये इस कोशिका क्या कहते? मैंने यहाँ कोशिका बड़ा बना दिया है। ये कोशिका क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा कोशिका। अरे कोई जन्म लेता है तो नन्हा होता है ना, तो ये जब टूटेंगे तो ये क्या होंगे? छोटे होंगे। अब फिर ये क्या करेंगे? थोड़ा सा पोषण प्राप्त करेंगे और ये 2 से कितने, इसमें से भी क्या होगा? विभाजन हो जाएगा और ये कितने में बढ़ जाएंगे? ये 2 कोशिका होंगे। ये भी कितना बढ़ जाएगा? यहां तक तो आपके जो बुक है इसमें दे रखा है, आप इसको देख लेना। अब यहां तक जो बढ़ता है, तो जब समसूत्री, ये कौन सा विभाजन हो रहा था? समसूत्री विभाजन हो रहा था। जब ये यहां पर क्या होगा? ये जब जो है विभाजन करने के बाद से ये जो बनेंगे कोशिकाएं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 4। कितनी हो गई है? 4। तो ये मिलकर जो कोशिका बनाएंगी, इन कोशिका को कहा जाता है अंडजननी कोशिका। क्या कहा जाता है? अंडजननी कोशिका। अरे अंडजननी कोशिका कैसे बना था? मैं आपको बताया था कि जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, अभी मैं पढ़ाया हूं, अभी यही बताया गया था ना कि जो यहाँ पर बन रहा था, ये जो नर जन्म कोशिकाएं थी ये आगे बढ़ रही थी ना। ये जो नर जन्म कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं आगे निकल के क्या कर रही थी? गुच्छा का निर्माण कर रही थी कि नहीं कर रही थी? और ये जब गुच्छा का निर्माण कर रही थी तो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अब बनने के बाद से इसमें से एक कोशिका क्या हो रही थी? बड़ी हो रही थी। यानी वही कोशिका क्या कर रही थी? बड़ी हो रही थी। और फिर ये बताया गया कि ये कोशिका जब बड़ी हुई तो इसका नाम क्या रखा गया? अंडजननी कोशिका नाम दिया गया। याद है? तो इस कोशिका का नाम क्या रखा गया? अंडजननी। अब ये अंडजननी कोशिकाओं में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले देखते हैं कोशिका का जो है विभाजन कैसे होता है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है बेटा, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन जो है, ये अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है? यहां से जो है ना, ध्यान रखना, अभी तक तो आपने संख्या बढ़ा, आप संख्या आपकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कहानी पलट जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 तरह से होता है, ध्यान रखना। आप नोट कर लेना कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक को कहा जाता है अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरे का क्या जाता है? अर्धसूत्री सेकेंड। देखो, आपने नर जन्म में देखा था, जो नर जन्म कोशिकाओं को आपने देखा था कि अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, फिर अर्धसूत्री क्या हुआ? सेकेंड हुआ। तो अर्धसूत्री जो फर्स्ट होता है ये कितने अवस्था में होता है आपको पता है? ये मैं नहीं बताया हूं, इसको ध्यान से सुन लो। और ये जो विभाजन जो है बेटा,
वो 4 अवस्थाओं में होती है। कितनी अवस्थाओं में होती है? 4 अवस्थाओं में होती है। जैसे ये कितनी अवस्था में होती है? 4 अवस्था में होती है। ये मान लेते हैं पहला अवस्था हो गया, ये पहला अवस्था हो गया, ये दूसरा अवस्था हो गया, ये तीसरा अवस्था हो गया और ये चौथा अवस्था। पहले अवस्था को कहा जाता है प्रोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफेज फर्स्ट। दूसरे को कहा जाता है मेटाफेज। क्या कहा जाता है? मेटाफेज फर्स्ट। तीसरे को कहा जाता है एनाफेज। क्या कहा जाता है? एनाफेज फर्स्ट। और चौथे को कहा जाता है टेलोफेज। अब ध्यान दो, बताया गया अर्धसूत्री जो फर्स्ट होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। पहले को कहा जाता है प्रोफेज, दूसरे को कहा जाता है मेटाफेज, और तीसरे को कहा जाता है एनाफेज, और चौथे को कहा जाता है टेलाफेज। अब टेलोफेज है, यानी इसका हिंदी देखोगे तो हिंदी होगा पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था। ये पूर्व अवस्था हो गया, ध्यान रखना, ये पूर्व अवस्था, ये क्या हो गया? मध्य अवस्था, और ये हो गया पश्च अवस्था, और ये हो गया अंत अवस्था। लिख लेना, इसको क्या बताया गया? इसको हिंदी क्या बताया गया? पूर्व अवस्था। इसको क्या बताया गया? मध्य अवस्था। इसको क्या बताया गया? पश्च अवस्था। और ये क्या हो गया? अंत। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। अब जो है इन अर्धसूत्री फर्स्ट का भी कितने अवस्था में होता है? 4 अवस्था में। पहले कहा जाता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड और एनाफेज फर्स्ट। सेकेंड नहीं है, ये सब फर्स्ट ही है, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और ये फर्स्ट ही अर्धसूत्री फर्स्ट बोल है ना, और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें भी सेम यही होगा, इसमें भी इसके भी 4 भाग होंगे, यानी प्रोफेज ये सेकेंड है ना, तो यहाँ पर सीधे आपका लिख दोगे इसके कितने भाग हो गए? सब खाली सेकेंड लिख दोगे, यही है ना। इसको हमने टेलोफेज, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो प्रोफेज होता है, अब इस प्रोफेज की कितनी 5 अवस्थाएं होती हैं। इनका बताया गया अर्धसूत्री के 4 अवस्थाएं होते हैं। अब अर्धसूत्री के जो है 4 अवस्थाओं में, जो इससे आपने देखा फर्स्ट और सेकेंड है, अब इसके 4 अवस्थाओं में देख लो, इनके 4 अवस्थाएं में 4 है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब जो ये प्रोफेज है, इसकी कितनी अवस्थाएं हो जाती हैं? 5। पहले को कहा जाता है लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पास्टेटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। इसको लिखवा दे, लिख लोगे। इसके कितने अवस्थाएं बताए गए? इसका बताया गया, यही कर देते हैं, प्रोफेज का कितना हो गया? 5 अवस्था। यहां पहले को लिख लो डाइकाइनेसिस। अब इसका हिंदी लिखना है तो लिख लो। इसको कहा जाएगा तनुपट। क्या कहा जाएगा? तनुपट। दूसरे को कहा जाएगा युग्मपट। क्या है? दूसरा क्या हो गया? यानी जाइगोटेन का क्या होगा? युग्मपट। और इसको कहा जाएगा स्थूलपट। क्या कहा जाएगा? स्थूलपट। और इसको कहा जाएगा द्विपट। और इस लास्ट वाले को कहा जाएगा प्रगति कर्म। बात समझ में आई यहाँ तक? इसको मिटाएं थोड़ा, इसे मिटाएं। ये लिख लिया आप लोग, जो नहीं लिखे लिख लेना।
अब देखो हमने अभी क्या देखा कि यहाँ तक जो है ये जो प्राथमिक अंडक था, इस प्राथमिक अंडक में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री विभाजन से क्या बना, अंडजननी कोशिका बना। अब इसमें जो है, इस जो है अंडजननी कोशिका या जो प्राथमिक अंडक है, इसका हम क्या करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको अगर अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो भाई ये किसमें था, गुणित था ना, ये गुणित था, द्विगुणित था। अब जब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा, ये अगुणित होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन में आधा ही गुण जाता है, आधा नहीं जाता है। यानी आनुवांशिक लक्षण कितना जाता है, आधा जाता है। ये पूरा गुण तो दे नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, अगुणित बनेगा। क्या बनेगा, अगुणित बनेगा। अब जब ये अगुणित बना बेटा, ध्यान दो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसका हमने क्या किया था, अर्धसूत्री विभाजन कराया था। क्या कराया था, अर्धसूत्री विभाजन। तो हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन में ये प्रक्रिया पूरी होगी कि नहीं इसके साथ। अरे इसके साथ जो है ये जो चार क्या है, जो चार अवस्थाएं हैं वह चार अवस्थाएं पूरी होंगी कि नहीं। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इस प्रक्रिया की इस अवस्था से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा ना। इनके इस अवस्था को पूरा करने के बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, द्विअगुणित कोशिका का निर्माण होगा। किसका होगा, द्विअगुणित कोशिका का। अभी तक तो आप सीधे जानते थे, अभी तक आप जानते थे कि क्या होता है भाई, कोशिकाओं का निर्माण सूत्र में क्या होता है, एक कोशिका दो भाग में बट जाता है। ऐसे नहीं बढ़ता है, वह कितने अवस्थाओं से गुजरता है, चार अवस्थाओं से। वो चार अवस्थाएं कौन थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस अवस्था से गुजरने के बाद तब उसमें क्या करता है, वह दो अगुणित कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यहां से क्या होता है बेटा, यहां से क्या होता है, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और वृद्धि करके क्या होती है, बड़ी होती है। और फिर बड़ी होकर ये क्या करती है, फिर दो दो में टूटती है। और इस तरह से क्या होती है, संख्याओं का बढ़ता जाता है। और इसी से बढ़ बढ़ के वो लास्ट में क्या बना देगा, अंडक बना देगा। अब यहां से देखते हैं प्रक्रिया क्या बदल रही है, आपको यहां से देखना है। प्राथमिक अंडक जो जोना पेलुसिडा के आवरण थी, उसमें अर्धसूत्री, यानी उसमें अर्धसूत्री प्राथमिक कराएंगे। तो हम इसको अर्धसूत्री प्राथमिक कराएंगे तो क्या होगा, किसमें, अरे जो आपका क्या बना था, जो अभी मैं यहां बताया था कि जो एक ऊपर से लेयर चढ़ रहा था, किस पे, अंडक एक लेयर बना रहा था ना। अब उसका हम क्या करा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम कराते हैं तो क्या होगा, तो प्राथमिक अंडक जब इस कोशिका में जाता है तो ये कितने अवस्थाओं से गुजरता है, चार अवस्थाओं से गुजरता है। तो चार अवस्थाओं से गुजरने के बाद से इसमें तीन अवस्थाओं में क्या होता है, विभाजन क्रिया होती रहती है। क्या होती है, देखो यहां एक बात समझाते हैं, पहले यहां इसको रहने दे रहे थे ना, यहां बताते हैं प्रक्रिया कब गड़बड़ होती है। ये बच्ची कहां तक हम लोग पहुंचा दिए थे, बच्ची को गर्भ काल में कब कहां तक पहुंचा दिए थे, जब ये 6 महीने से बच्ची ऊपर की हो जाती है तो यहां तक कितना उसके जो गर्भाशय है, जो अंडाशय है, अंडाशय में कितने बन गए थे, 5 से 7 मिलियन बन गए थे एक में। अब यहां से जब वो बच्ची कितने माह की हुई बच्चा, ये 6 माह से जब ऊपर होती है, यानी 6 मंथ से वो क्या होती है,
जब ऊपर की होती है तो उस समय क्या होता है, इसमें उसके जो क्या है, ये प्राथमिक अंडक है जिसके ऊपर क्या है, जोना, क्या होता है, क्या पेलुसिडा का क्या होता है, पेलुसिडा का क्या होता है, जो आवरण चला रहता है। अब इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, देखना यहाँ पे यही नहीं थी, ये क्या है, ये 2L, हम इसका अर्धसूत्री विभाजन कराने का है, यही है ना। अब ये क्या था, यही था ना, इसका आप क्या करा रहे हो, अर्धसूत्री विभाजन कराओगे, क्या कराओगे। अब हम इसको जब 6 माह की बच्ची हो गई और उसके जो है क्या था, ये प्राथमिक अंडक था जिसके ऊपर एक आवरण था, वह आवरण किसका था, किसका आवरण था बेटा, जोना पेलुसिडा का था। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं, इसका हम क्या करा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं। यहीं पर समझना है बेटा, यही मुख्य है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। अर्धसूत्री जब इसका विभाजन होगा तो विभाजन के दौरान जानते हो क्या होगा, ये कितने कितने अवस्थाओं से गुजरेगी, 4 अवस्थाओं से, प्रोफेज, प्रोफेज, और उसके बाद से क्या, मेटाफेज होगा ये लोग। लेकिन अब इन चारों से गुजरा, अब इन चारों से गुजरने के बाद से किससे गुजरेगा, प्रोफेज से गुजरेगा। ध्यान देना, एक बार ध्यान सुनते हैं। बताया गया कि हमने क्या देखा कि 6 मंथ तक जो बच्ची थी, जो माँ के गर्भ में थी, जो अभी जन्म नहीं ली थी, दुनिया में नहीं आई थी, उसके जो है अंडाशय के अंदर क्या बन रहे थे, अंड का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन जैसे वो 6 माह से ऊपर होती है, उस समय जो है, अब इस जो है, जो उसके ऊपर क्या बना है, अंडक, अंडक के ऊपर क्या एक आवरण का निर्माण हुआ है, उस आवरण के निर्माण वाले कोशिका को हम निकाल के क्या करते हैं, जब उसका हम क्या कराते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं। तो ये पहले तो इसके जो अर्धसूत्री विभाजन के 4 फेज है, इससे गुजरता है, और 4 फेज से गुजरने के बाद से जो प्रोफेज के 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं ना, जब उससे क्या करेगा, गुजरेगा, वो 5 अवस्थाएं कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं जी, क्या है, लेप्टोटेन, हाँ, जाइगोटेन हो गया, उसके बाद से पास्चेटेन, ऐसे मैं ऐसे साइड में लिख देता हूँ, ठीक ना, पास्चेटेन, इसके बाद से क्या है, अब डिप्लोटेन, डिप्लोटेन, और लास्ट में क्या है, डाइकाइनेसिस। जब ये क्या करेगा, इन तीनों से गुजरेगा, यहां तक वो क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन को, इनकी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कराता रहेगा, यानी उनमें क्या होगा, संख्याओं को बढ़ाता रहेगा। और जैसे ही ये क्या होगा, डिप्लोटेन, जो चौथा अवस्था इसका कौन सा है, डिप्लोटेन, वहां पे पहुंचेगा तो वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन रुक जाती है। कहां जाकर रुकती है, डिप्लोटेन पर, अर्धसूत्री, यहां पे तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे विभाजन क्या हो जाता है, विभाजन रुक जाता है। अब यहाँ विभाजन रुकने के बाद से समझते बेटा, इसको ध्यान सुन, यहीं सुनो, यहीं से अब प्रक्रिया जो है, मैंने क्या बताया था कि यहीं से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहला तो हमने देखा कि पहले मंथ में बच्ची में क्या हुआ, 15 एक जो है अंडाशय के अंदर कितने 1500 फुट छोटी छोटी क्या हुई, अंडक का निर्माण हुआ। उसके बाद से जो है फिर वो 5वें महीने तक जो है उसमें संख्या क्या होती रही, बढ़ती रही, 3 मिलियन तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई, 3 मिलियन।
छठे माह तक पहुंचते पहुंचते 7 मिलियन के आसपास पहुंच गई। लेकिन जब 7वें माह में जब ये पहुंचती है तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहले समसूत्री विभाजन तो अलग है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन में 4 फेज से गुजरती है। और इस 4 फेज का जो पहला फेज है प्रोफेज, इसके जो 5 फेज हैं उसमें से जब ये 5वें फेज में जाती है तो इसमें तो 3 में तो ये क्या करती है, विभाजन को बहुत तेजी से करती है, दनादन विभाजन करती जाती है। लेकिन जैसे ही क्या आती है, डिप्लोटेन में आती है, तो वहां पे आकर इसका विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। जो इनमें कितना बना था, 7 मिलियन तक एक में बना था, यानी एक अंडाशय में, और एक अंडाशय में 7 यानी 14 मिलियन बना था ना। अब वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जब रुकेगा तब क्या होगा बेटा, वहां से एक नई कहानी फिर चालू होती है। वह कहानी क्या है, अब जो है जो इनकी संख्या बढ़ रही थी, अब वह धीरे धीरे अंडाणु क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, तो अब 6 माह से लेकर 9 माह के बीच की जो संख्या उम्र है, यानी 6 मंथ से लेकर और 9 मंथ जो है, ये जो बच्ची का उम्र होगा माँ के गर्भ में, उस समय जो है इनके क्या होंगी, जो पुटकाएं बन रही थी, जो अंडक बन रहे थे, अब धीरे धीरे वह क्या होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। तो इनका नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पुटिका जीर्णता कहलाता है। क्या कहलाता है, पुटिका जीर्णता कहलाता है। क्या बताया, क्या समझे आप। अब ये पुटका जीर्णता किसे कहा जाता है, कि जो क्या हुआ 6 माह से लेकर कहां तक, 9 माह तक की बच्ची जब हुई, तो अब इनकी कोशिकाओं की जो वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि क्या हो गया, रुक गया, और उनकी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी। अब ये क्या होता है, लगभग इस 3 महीने के दौरान, यानी 6 से 9 के बीच में कितना महीना हो रहा है, 3 माह, इसमें ये नष्ट होकर लगभग कितने बच जाते हैं, 2 मिलियन के आसपास रह जाते हैं। लड़की जब जन्म लेती है, जन्म के समय ये अंडाशय में 4 मिलियन पुटकाएं रह जाती हैं, यानी दोनों मिलाकर कितनी रह जाती हैं, 4 मिलियन तक रह जाती हैं। एक में 2 और एक में 2, अब कितना हो गया, 4। अब देखो, अब इस बच्ची को हमने क्या कहा, अब यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, ये गर्भ काल तक की कहानी है। अब बच्ची को हम क्या कराते हैं, जन्म कराते हैं। और जन्म के बाद क्या होता है, ठीक है, क्या हो गया, जन्म हो गया। अब बच्ची का क्या हुआ, जन्म। और जन्म से बात नहीं, जन्म से लेकर और जब वह यौना प्राप्ति करती है, क्या करती है, यौना प्राप्ति तक। ध्यान रखो, बच्ची ने जन्म लिया तो उसके अंडाशय में कुल कितने अंडक थे, 4 मिलियन, यानी एक में 2 और एक में 2 कितने हो गए, 4 मिलियन। अब इस बीच तक वह संख्या बढ़ नहीं रही है, जन्म से लेकर और जब तक बच्ची क्या हो रही है, युवा अवस्था में आ रही है, किशोरावस्था में आ रही है, उस समय तक वो बढ़ नहीं रहा है। जो 4 मिलियन था वो अभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस समय तक ये घट कर, जानते हो क्या आता है, लगभग एक अंडक के अंदर जो है 60,000 से लेकर और 80,000 के बीच में ये क्या होते हैं, अंडक बचे रहते हैं। कब, किस अवस्था में, जन्म के बाद से लेकर और कब तक, यौना प्रारंभ तक। जब यौना प्रारंभ होता है, जब एक जो है लड़की के अंदर यौना प्राप्त होता है, किस उम्र में, 10 से लेकर और 12 वर्ष का या 13 वर्ष का उम्र मान लेना। ये 12 वर्ष की उम्र में वो क्या करती है, यौना प्राप्ति करती है, यानी किशोरावस्था में आ जाती है। उस समय आपने देखा था कि जैसे पुरुष में यहाँ मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, यहाँ जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वहां से एक जो है JNRH क्या निकलता है, हार्मोन स्राव करता है, और वह स्राव जो है
करके किसको, दो यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि में को प्रेरित करता है। और पीयूष ग्रंथि दो प्रकार के क्या करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है। एक होता है LH और दूसरा क्या होता है FSH, ठीक है ना। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा भी दिया है, उसको आप लोग एक बार जाके देख लेना, अब उतना डिटेल बताना ठीक नहीं। अब यौना प्राप्ति के बाद क्या होगा बेटा, जो ये 60 से 70 हजार जो क्या है पुटकाएं पाई जा रही हैं, उनमें से क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, यहां पर जो रुका हुआ उसको आकर प्रेरित करेगा कि अब तुम क्या करो, विभाजन करना शुरू करो। यानी किस माह में रुक गया था बच्ची का, जब वो माँ के घर में कितने माह की थी, 6 माह की, उस समय ये विभाजन क्या कर दिया था, रुक गया था। अब फिर ये विभाजन कब शुरू हो रहा है, जब वो बच्ची कितने की हो जा रही है, 10 या 12 साल के बीच में होती है। उस समय ये हार्मोन्स आकर कौन, FSH ये प्रेरित करता है और क्या करता है, सीधे जो है इस यानी जो रुका हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। दूसरा जो है, जो ध्यान देना यहां पे, इसका 2 ही काम है। थक गए हो आप लोग, लास्ट पॉइंट है, इसके पास कुछ है नहीं। अरे तो आप यहां मैं छोड़ दूंगा तो फिर इसको आप अगले दिन समझ ही नहीं पाओगे। अरे आपने कहां तक बच्ची को जन्म दिला दिया, जन्म दिलाने के बाद क्या होता है, इसको लास्ट पॉइंट समझ लो, फिर उसके बाद से अंडे का निर्माण कल कराना। ऐसे तो क्लास भी चलने वाला नहीं है आपका, बारिश हो रहा है, इसको कंप्लीट कर लो। जितना बात करोगे ना उतना ही समय लगेगा। क्या बताएगा, जो रुका हुआ हार्मोन्स था, ये जो रुका हुआ क्या था, अर्धसूत्री विभाजन था, उसको किसने फिर प्रारंभ कराया, उसने 2 कार्य किया। पहला देखो, जो ये F बोलना मत करो, FSH जो हार्मोन्स है, ये 2 काम कराएगा, कहीं नोट कर लेना। पहला तो रुके हुए क्या था, रुके हुए हार्मोन्स को कंप्लीट कराएगा। ये हार्मोन क्या है, विभाजन को कंप्लीट कराएगा, ये कराएगा। दूसरा इसका काम क्या है बेटा, जो आप देख रहे थे कि जो अंडाशय में क्या हो रहे थे, जो पुटका कोशिकाएं थी, जो अस्तर बन रहा था, वह अस्तर एक ही अस्तर बन रहा था ना। अब ये FSH क्या करेगा, उन कोशिकाओं को क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि तुम और इनके ऊपर आवरणों का क्या करते जाओ, निर्माण करते जाओ। तो ये क्या करेंगे, इन कोशिकाओं के ऊपर जो है निर्माण करेंगे। जैसे मान लिया किसको किसको याद हो गया कि इसका 2 काम है, FSH का क्या क्या काम है। पहला जो कोशिका विभाजन रुका था उसको इसने क्या किया, कंप्लीट करा दिया। दूसरा इसने क्या किया, जो पुटका कोशिकाएं थी इनको क्या किया, प्रेरित किया कि तुम और लेयरों की संख्याओं को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो ये क्या करेगा, इनकी जो है संख्या को यहाँ पे बढ़ाएगा। ऐसे बच्चे हैं ना कि जिनको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो नानी दादी सब मरने लगती है। मैंने अभी जो है मैं फिल्मी गीत सुनाऊं तो 5 घंटा जो है, 5 घंटा सर और सुनाइए ना, लेकिन पढ़ाई की बात है तो यहाँ तो समस्या पे समस्या हो रही है। अब एक सुनो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे आपने छोड़ा था ना कि ये क्या था, ये लेयर इस पे बना था, ये लेयर बना था ना। इसको पेंट कर लेना आप लोग।
प्रथम तो आपने देखा ही था कि पहला ऐसे बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अब इसने क्या किया, इसमें क्या होगा जी, कोशिका विभाजन शुरू होगा कि नहीं होगा। तो कोशिका विभाजन शुरू होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अब ये क्या करेगा, ये बढ़ के, यहाँ ध्यान देना, ये बढ़ के जो है ये दूसरा यहाँ पे फिर एक बनाएगा। आप लोग इतने थके हुए कि अब मुझे फिगर भी सही से बना दे दीजिए। अब मैं आप लोगों से उठ गया, ध्यान दो। क्या हो रहा है, शोर क्यों आ रहा है इसमें। अब यहां पर एफएसएच क्या करेगा, इनके ऊपर जो है देखो, इस एक स्तर के ऊपर दूसरी स्तर चढ़ाने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये दूसरा स्तर इसको क्या करेंगे, चढ़ाने लेंगे। देखो यहीं से तो आपको सब ये याद करना है। अभी तक तो आप लोग घूम रहे थे, अब जो है मुख्य पॉइंट आ रहा है, तो आप लोग उब रहे हो। जो पहला स्तर ये जो बना था, इसको क्या नाम दिया गया, प्राथमिक पुटिका। इसका क्या नाम दिया गया था, ये प्राथमिक पुटिका था। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक पुटिका। क्या हो जाएगा, अब देखो फिर इतना ही पे नहीं रुकेगा, ये फिर जो है इनको फिर प्रेरित करेगा कि इतना से काम चलने वाला नहीं है। अब तुम क्या करो, और इनकी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते जाओ। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, अब कई लोगों के दिमाग में होगा इसके बाद फिर संख्या ना बढ़ जाए। और फिर जो है जब ये दूसरे लेयर का इस तरह से तैयारी करेगा, तो यहां बीच में एक खाली स्थान बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, एक खाली स्थान बन जाएगा। और फिर इसके यहां पर क्या होगा, तीसरे का निर्माण। इसे कहा जाएगा तृतीयक पुटिका। ठीक है, ये कहां से बन रहे थे बेटा, ये जो पिटिका था, पिटिका के अंदर बलकुट था, बलकुट के अंदर क्या पाई जाती थी, पिटिका कोशिका। वही कोशिकाओं का आवरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये जितनी सारी कोशिकाएं इसमें बनी हैं, इन सारी कोशिकाओं का नाम क्या दिया गया है, इन सारी कोशिकाओं को कहा जाता है मेम्ब्रान ग्रेनालोसा। इसको हिंदी में कह सकते हो कोशिका में, कणिका में कोशिका। ये जो कोशिकाएं बड़ी हैं, इसको चाहो तो आप आला निकाल के बना सकते हो, केवल इसको तृतीय वाले को, इसको क्या कहा जाएगा, तृतीय। अच्छा, क्वेश्चन कराया जाता है बेटा कि तृतीयक पुटिका के जो कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो तृतीयक पुटिका का निर्माण होता है तो इसके बीच में क्या बच जाता है, खाली स्थान, यानी एक रिक्त स्थान बन जाता है। जब तक रिक्त स्थान का निर्माण नहीं होगा तब तक तृतीयक पुटिका का निर्माण नहीं होगा। और इनकी कोशिकाओं का नाम क्या दिया गया है, मेम्ब्राना जेनालोसा। ठीक है ना, ग्रेनालोसा है। ठीक है, ठीक है, मैं यही आप लोगों को नहीं तो अभी तो मैं